क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन द इंटरफेस न्यूक्लियस। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या देखा जाएगा। अगर हम इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करें, वो न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, पर एक्चुअली यहाँ पर सेल बहुत सारी तैयारियां कर रहा होता है ताकि वो आगे एम फेज में, डिविजन फेज में जा सके। तो इंटरफेस न्यूक्लियस इज दैट न्यूक्लियस when cell is not dividing, cell is not in dividing phase। तो सेल किस में है? प्रिपरेटरी फेज में है। तो ऐसा न्यूक्लियस जब सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में नहीं गया है, उस न्यूक्लियस को क्या बोला जाएगा? इंटरफेज न्यूक्लियस। तो जो इंटरफेज न्यूक्लियस होगा उसमें जेनेटिक मटेरियल अभी थ्रेड यानी क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कवर्ड होगा। तो उस रेस्पेक्ट में अगर हम एक सेल ड्रॉ करें, यहाँ पर एक सेल इंटरफेज वाला, जब सेल यहाँ पर डिवाइडिंग कंडीशन में नहीं गया है, तो उस रेस्पेक्ट में अंदर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, अभी गायब नहीं हुई है। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। इसके अलावा अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? थ्रेड्स की फॉर्म में, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन। आसपास अगर हम बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, इनफैक्ट न्यूक्लियोलस भी है। तो इस रेस्पेक्ट में इंटरफेस न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो इंटरफेस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट, गायब नहीं हुई है, क्योंकि सेल अभी डिवाइडिंग फेज में नहीं गया है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन, यानी अभी क्रोमोसोम्स नहीं बने हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस की बात की जा रही है तो क्रोमैटिड। क्रोमैटिड तब दिखेगा जब ये क्रोमैटिन जो है कंडेंस होके क्या बना लेगा? क्रोमोसोम बना लेगा। तो जब ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाएगा तो उस रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर क्रोमैटिड कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होंगे। तो ये क्रोमैटिड हो गए हैं, तो ये अभी नहीं नजर आएंगे, इंटरफेस न्यूक्लियस में नहीं नजर आएंगे। क्रोमैटिन बिल्कुल नजर आएगा, तो बी ऑप्शन जाएगा। देन इसके अलावा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, सेंट्रियोल बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे। दो परपेंडिकुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हो जाएंगे सेंट्रियोल्स, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हमसे क्वेश्चन में न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो उस रेस्पेक्ट में सेंट्रियोल नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोलस की बात की जाए तो हाँ, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। देन सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर तब नजर आएगा जब क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। तो सेंट्रोमियर भी तभी नजर आएगा, इसके अलावा क्रोमैटिड्स भी तभी नजर आएंगे, लेकिन इंटरफेस के रेस्पेक्ट में नहीं नजर आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर होती है प्रोटीन की डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जो कि सेंट्रोमियर के साइड्स में मिलती है, जो स्पिंडल फाइबर को अटैच करने में मदद करेंगी। तो काइनेटोकोर भी तभी मिलेगा जब क्रोमोसोम दिखेगा, काइनेटोकोर, तो ये तब दिखेगा, यानी अभी नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? बी एंड डी। बी एंड डी के रेस्पेक्ट में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ए वाला बिल्कुल गलत है, तो उस रेस्पेक्ट में सबसे पहले ए और सी वाले ऑप्शन हट जाएंगे। तो जल्दी अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था तो ए वाले को इनकरेक्ट किया, तो ए और सी ऑप्शन वैसे ही हट गए। तो उस रेस्पेक्ट में हमें ये सब ऑप्शन नहीं देखने पड़ते, यानी हमें बी नहीं चेक करना पड़ता, सी और एफ नहीं चेक करना पड़ता। तो जो ऑप्शन बचते वो सिर्फ बी और डी वाले बचते। तो इस रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी बी एंड डी, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस पाया जाएगा इंटरफेस न्यूक्लियस में।